नमस्कार, आप देख रहे हैं CNBC आवाज। बजट आने में अब कुछ घंटे बाकी हैं। अच्छे दिनों का सपना दिखा करके सत्ता में आई है मोदी सरकार और कल उसका कड़ा इम्तिहान है। एक तरफ करोड़ों उम्मीदों का दबाव है तो दूसरी तरफ खस्ताहाल इकोनॉमी। आज जो आर्थिक सर्वेक्षण आया है उसमें भी इकोनॉमी की पिक्चर कोई खास अच्छी नहीं दिख रही। अब सवाल ये उठता है कि मोदी के पहले बजट में चौंकाने वाले ऐलान होंगे या वो दूर की सोच वाला एक लॉन्ग टर्म थिंकिंग वाला बजट होगा। वैसे रेल बजट के बाद ऐसी उम्मीद बनी है कि मोदी एक बैलेंस्ड बजट पर ही फोकस करेंगे, न कि सरप्राइज अनाउंसमेंट्स पर। कुछ बोल्ड फैसले भी होंगे तो कुछ मरहम लगाने वाले ऐलान भी हो सकते हैं। कल आने वाले बजट पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दिग्गजों का एक बड़ा पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ जुड़ेंगे बीजेपी के नेता जयंत सिन्हा, हमारे साथ हैं श्रीराम ट्रांसपोर्ट के MD उमेश रेवणकर, इंडियन ओवरसीज बैंक के CMD M नरेंद्रन, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के रामदेव अग्रवाल, मार्केट एक्सपर्ट गुल टेकचंदानी और क्रिसिल के चीफ इकोनॉमिस्ट DK जोशी। सभी मेहमानों का वक्त निकालने के लिए बहुत शुक्रिया है। रेल बजट के बाद और बाजार का आज का हाल देखने के बाद इकोनॉमिक सर्वे आया तो अब हम सब लोग एक प्रकार से रिविजिट कर रहे हैं कि हमारी जो इच्छाएं थी या जो हमारे अनुमान थे उनमें क्या सही निकलेगा, क्या गलत निकलेगा और मोदी का पहला बजट कैसा होगा। नरेंद्रन साहब, सबसे पहला सवाल मैं आपके पास लेकर के आऊंगा। एक बड़ा फोकस रहा है बैंकिंग सेक्टर, खास करके PSU बैंक डिस्कशन में। आप एक बैंक चेयरमैन के नाते क्या नजर रखेंगे कल के बजट पर? बहुत सारा ऐसा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का रिवाइवल का, दूसरा इन्फ्लेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड इशू को उन्होंने फोकस करते, उसको पहले का क्या तकलीफ था उसको सब निकालने के लिए और दूसरा फोकस दे के उसके लिए बारीक ग्रोथ को लाने के लिए उसके बारे में भी फोकस रहेगा। तो ओवरऑल हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ वो बहुत कम था, उसको रिवाइवल जरूर आ जाएगा। उसका तरफ से बैंक का क्रेडिट टू GDP रेशियो उसके लिए बहुत कनेक्टेड है। तो अभी तक हमारा क्रेडिट बहुत लो लेवल में चलता था, आगे थोड़ा 18-20% और इवन उससे ज़्यादा भी क्रेडिट ग्रोथ होने का चांस है। तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का काफ़ी योगदान है। उसके अलावा ऑफ कोर्स आज का दिन में एग्रीकल्चर में बहुत सारा सप्लाई चेन मैनेजमेंट और क्रिएशन ऑफ मोर वायर हाउसेस और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोड्यूस टू द अर्बन एरियाज और ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर, उसका बारे में बहुत, और इवन फूड प्रोसेसिंग सच इंडस्ट्री को बहुत फोकस आएगा। उसका से भी हमारे लिए एग्रीकल्चर ग्रोथ में अच्छा काफी रहेगा। बिल्कुल, आपने सारे अच्छे पॉइंट गिनाए हैं। एग्रीकल्चर पर भी फोकस रहेगा जिस पर आमतौर पर हम लोग कम चर्चा करते हैं। लेकिन एक सवाल और आपसे, वो ये कि PSU बैंक, हम मानते हैं कि हमारी पूरी इकोनॉमी की एक तरह से बैकबोन है, अगर तो इनको रिकैपिटलाइज करना दूसरा इशू है। कितना पैसा सरकार बजट के जरिए दे पाएगी या कहेगी कि आप दूसरे तरीकों से पैसे उठाएं। और साथ में एक सवाल ये भी सबसे बड़ा कि इकोनॉमिक सर्वे खुद कह रहा है कि इंटरेस्ट रेट कम होने के आसार अभी नहीं है। तो ऐसे में क्रेडिट ग्रोथ का आंकड़ा आप जो दे रहे हैं वो थोड़ा एम्बिशियस नहीं है? हाँ, तो आपने बताया था, दो इश्यू बताया था। क्रेडिट ग्रोथ के लिए भी हमारा काफी कैपिटल रहना जरूरी है, लेकिन हमारा इकोनॉमी रिवाइवल होने से हमारा इंटरनल प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ जाएगा। अभी तक हमारा एसेट क्वालिटी का इश्यू था, अलॉन्ग विद अभी रिसेंटली सर्वे में भी उन्होंने एक 4-5 इंडस्ट्री विच आर गेट अफेक्टेड, उसमें भी अभी काफी इम्प्रूवमेंट होने से, वो इंडस्ट्री रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व होने से हमारा एसेट क्वालिटी का क्या NPA ज़्यादा है वो भी कम हो जाएगा, थोड़ा रिकवरी का मैकेनिज्म भी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। तो इंटरनल अर्निंग से, उसके अलावा आज के दिन में आप देखते हैं कैपिटल मार्केट में भी अच्छा इम्प्रूवमेंट आया। तो हम सब बैंक है ना, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के लिए अभी इमीडिएट सोचते हैं। उससे थोड़ा हमारा जैसा बैंक को किसका गवर्नमेंट होल्डिंग अभी ज़्यादा है उसको थोड़ा हम कम ला सकते हैं, उससे हम पब्लिक जाके QIP में लेंगे। आगे हम ऐसे ही राइट इश्यू लाने का भी सोचते हैं। तो ये साल का कैपिटल तो जरूर हमको ये अभी गवर्नमेंट ने पिछले वो इंटरिम बजट में 11,000 से ज्यादा उन्होंने प्रोवाइड किया है, लेकिन ये साल के लिए उसका तरफ से उनका गवर्नमेंट से कितना आता है, दूसरा हम ये तरीके से लिया तो आगे पब्लिक सेक्टर बड़ा डिसइन्वेस्टमेंट और इन्होंने कोई अच्छा थोड़ा लॉन्ग टर्म सरप्लस आए उससे एक आगे बैंक के लिए देने के लिए अब उन्होंने कैपिटल को भी एलोकेट अभी ज्यादा करेंगे। लेकिन
सभी बैंक उनको ऊपर ज्यादा सपोर्ट बिने गवर्नमेंट से हमारा ऊपर ही डेवलपमेंट हम करके हम हमारा कैपिटल को मार्केट से लेने से अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल। आइए रामदेव अग्रवाल साहब को शामिल करते हैं। रामदेव जी, रेल बजट के बाद लगा कि जिस प्रकार के एक ट्रेडिशनल तरीके से हम बजट को देखते हैं कि उस दिन ही सबसे बड़े अनाउंसमेंट कर दिए जाएं, बड़ी हेडलाइंस ले ली जाएं, शायद उन सरकारों के लिए जरूरी होता था जो ज्यादा काम नहीं करती थी। क्या मोदी जी ऐसा सोच रहे हैं, उनकी सरकार ऐसा सोच रही है कि हम लगातार काम कर रहे हैं, अब बजट एक अकेला मौका नहीं है जहां हमको सब बड़े अनाउंसमेंट करना है, इसलिए कल के बारे में इसको बहुत रिवॉल्यूशनरी बोलना, बहुत रेडिकल बोलना, बहुत सरप्राइज की बात करना, बिग बैंग की बात करना, शायद हम लोग ओवर एक्सपेक्ट कर रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। थोड़ा एक्सपेक्टेशन बिल्ड होता है। ट्रेडिशनली बजट डॉक्यूमेंट जो है वो एक ऐसा माहौल होता है, एक ऐसा मौका होता है जिसमें आप काफ़ी इकोनॉमिक मैटर्स के ऊपर बातचीत कर सकते हैं। पर्टिकुलरली रिफॉर्म्स जैसे चालू होते हैं, बड़े रिफॉर्म्स के जो बड़े इंटेंशंस होते हैं वो कल बातचीत हो सकती है, बिकॉज नंबर्स कुड बी लिमिटेड, फिनेंशियली कंस्ट्रेंड है, फिजिकल डेफिसिट वगैरह प्रॉब्लम है, तो रेवेन्यू का कंस्ट्रेंट्स हैं। लेकिन अपार्ट फ्रॉम द नंबर्स, आई थिंक जो आज जो बिग विजन जो है कि अगले 5 साल में क्या होना है और कैसे होना है और क्या क्या प्रोजेक्ट्स लेंगे, जैसे आप देखिए इवन रेलवे बजट, आई थिंक रेलवे बजट वाज नॉट इम्पोर्टेंट एट ऑल। पहले कोई उतना ध्यान नहीं देता था, लेकिन उसमें जो उन्होंने बात किया है कि सबसे विश्व में सबसे बड़ा रेलवे फ्रेट कंपनी, फ्रेट कंपनी, बिलियन प्लस काइंड ऑफ टन्स पर एनम, तो ये टाइप का जो ऑब्जेक्टिव जो है, या आप 60,000 करोड़ का बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट लेंगे, स्पीड बढ़ाएंगे पूरा। कल जब मैं पूरा 1 घंटा सुना तो एक बात मेरे को समझ में आया कि यदि आपका गुड्स ट्रेन 25 किलोमीटर की स्पीड से चलता है, पैसेंजर ट्रेन 30, 35, 40 किलोमीटर की स्पीड से चलता है, यदि आप 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करके यदि अगले 5 साल में यदि पूरे सिस्टम की स्पीड यदि डबल कर सकें आप, तो आपको पूरा कैपेसिटी डबल हो जाएगा और पूरा कॉस्ट जो है फॉर द इकोनॉमी विल कम डाउन बाई 10, 15, 20%, इट विल बी एंटी इन्फ्लेशनरी जी। सो ये सब चीज पॉसिबल है, मतलब ये कोई इम्पॉसिबिलिटी में नहीं है जी। तो ऐसा विजन आता है, ऐसा लगता है कि जनरल बजट में भी फॉर द इकोनॉमी एज अ होल, क्योंकि रेलवे बजट का एक पर्टिकुलर सेक्टर का है, लेकिन जो आपका जो जनरल बजट होता है दैट इज फॉर द एंटायर इकोनॉमी। तो वहां पर जो उनके जो बड़े इरादे हैं, चाहे वो टैक्सेशन में हो, चाहे रिफॉर्म्स में हो, सब्सिडीज में हो, कैपेक्स हो, इन्वेस्टमेंट साइकिल हो, उसमें उन मुद्दों में उनके विजन की बहुत इंपॉर्टेंट होगी जी। बिल्कुल। गुल टेकचंदानी साहब, आपसे भी मैं यही सवाल पूछूंगा कि जैसे रेल बजट आया या आज जो इकोनॉमिक सर्वे का टोन है जिसमें बताया गया है कि इन्फ्लेशन जल्दी कंटेन नहीं होगा, फिस्कल डेफिसिट के नंबर बढ़ने जा रहे हैं और सब्सिडी को रैशनलाइज किया जाएगा, काटा नहीं जाएगा, जब ऐसी जुबान सुनते हैं और रेल बजट के बाद जिस तरह से बाजार गिरा था उसको देखते हुए बाजार दरअसल इन सारी बातों को रिसीव कैसे कर रहा है, अपने लिए क्या मैसेज देख रहा है? नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल संजय, इट्स नॉट करेक्ट टू लिंक रेल बजट टू द मार्केट, और मुझे लगता है मार्केट हैज फॉलन ऑन इट्स ओन वेट, इट हैड रन अप प्रीटी फास्ट। और जो रेल बजट था, फर्स्ट टाइम आई थिंक बिफोर द रेल बजट द फेयर्स वर इंक्रीज्ड, एंड आई थिंक इन 10 years फर्स्ट टाइम अगर फेयर इंक्रीज होता है, दैट इटसेल्फ इज बिग मूव फॉरवर्ड। एंड इट ऑल्सो ओपनिंग अप द रेलवेज फॉर FDI, टॉकिंग अबाउट मेकिंग इट मोर सस्टेनेबल, यू नो, लिनन बीइंग चेंज्ड एवरी डे जी, or you know having fast trains, all these we had not thought of. You only see that when you go abroad. तो अगर ये यहाँ पे हो जाता है तो necessarily for smaller distances, as they have themselves said, people would prefer to go to Ahmedabad overnight in a bullet train if it takes 4-5 hours to get you there, or little less time. जी जी. So I think this budget, what you are expecting, I am expecting it to be balanced and bold, because ultimately all along they have been saying that our policies will be stable. So if there's a policy which they kind of lay it out, hopefully it will be stable. And the most important thing is that the retrospective taxes, अगर उनको वो बिल्कुल ही कैंसिल कर देते हैं, वो उस दी इनकम टैक्स एक्ट के अंदर उसको पूरा रद्द कर देते हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें टैक्सेस में जिस तरह से डिमांड्स हैं शायद नहीं मीट होंगी पूरी, पर जैसे आज इकोनॉमिक टाइम्स की हेडलाइन थी कि दे माइट स्टार्ट एन इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट फंड वंस अगेन,
जी. And things like that, you know, and it doesn't require a great genius to be. What had happened is that unfortunately our previous government was sleeping on the wheel. Correct. Now you have a guy who's committed to the nation. That's about the only difference, and I think that's a big difference. बिल्कुल. गुल, आपने दोनों लास्ट के जो पॉइंट कहे बड़े इंपॉर्टेंट है, उसको थोड़ा बढ़ाना चाहूंगा. इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट फंड पर बाद में आऊंगा. रिट्रोस्पेक्टिव टैक्स के बारे में अब हमको जो समझ में आ रहा है कि इशू ये है कि अगर अभी चूंकि कई मामले डिस्प्यूट में हैं और बातें चल रही हैं, अगर अभी से फिर कानून में अमेंड कर देंगे तो एक स्कैंडल की और एक इल्जाम लगने की संभावना खड़ी होगी. क्या यह जरूरी है कि निवेशक को तभी अच्छा लगेगा जब एक्ट में बदलाव की बात कही जाए, और आप लोग इस पर नहीं मानेंगे अगर कल वित्त मंत्री साफ साफ आश्वासन दे दें कि आगे इस तरह के मामले नहीं होंगे और एक्ट में बदलाव अभी करने का ऐलान न करें, तो क्या इसको नेगेटिव माना जाएगा? No, that's a very confusing statement that you're making, Sanjay. बट अगर वो बोलते हैं आगे ऐसा रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स नहीं होगा और पीछे के मैटर्स को हम सेटल कर देंगे, which means, you know, if you look at the Vodafone issue, Supreme Court decided that in the favor of the assessee, and then you put penalties on that and wanted to collect tax. I mean, that's horrendous. Nobody will want to come and invest in a country where if the courts of the country have given it in the favor of the assessee and then the government does something like that, obviously there would be a hue and cry, and that is what I think has to be set right. और अगर वो हो जाता है तो आई थिंक यू विल सी अ लॉट ऑफ मनी नॉट ओनली कमिंग फॉर यू नो एफडीआई, अ लॉट ऑफ मनी विल स्ट्रेट फ्लो इनटू द बॉन्ड्स, आई वुड से. बिल्कुल. रामदेव जी, फॉरगेट द स्टॉक मार्केट फॉर अ मिनट, इट विल इंपैक्ट योर बॉन्ड्स एंड देयरबाय योर इंटरेस्ट रेट्स. जी बिल्कुल. रामदेव जी, ये जो गुल का जो फॉर्मुलेशन है कि एक्ट में बदलाव का साफ ऐलान जरूरी है, आप भी मानते हैं कि जरूरी है या सिर्फ आश्वासन से काम चल सकता है कि हम रेट्रोएक्टिव टैक्स के मामले नहीं उठाएंगे? नहीं, और आश्वासन से, क्योंकि सरकार जो ऑलरेडी क्रेडिबिलिटी लॉस कर चुकी है, मतलब उनके बोलने से जो सरकार की जो एक इज्जत होती है कि हम ये बोल रहे हैं कि आपका कोई डिस्प्यूट है, आप यू गो टू सुप्रीम कोर्ट एंड इफ देयर इज अ सेटलमेंट देन दैट इज द फाइनल वर्ड. आई मीन दैट इज द हाईएस्ट अथॉरिटी. लेकिन क्या है कि एज ए नेशन वी आर लॉस्ट आउट इन दिस पर्टिकुलर क्रेडिबिलिटी इशू, एंड उस क्रेडिबिलिटी को वापस लाने के लिए ये एकदम फर्म स्टेटमेंट इज नेसेसरी. इट इज अ मस्ट ऑलमोस्ट. तो इनफैक्ट यदि इसमें पूरे इन अ फर्म वे वॉट एवर दे वांट टू डू इन मोस्ट अनएम्बिग्यूअस टर्म्स. क्योंकि क्या है, इंडिया में होता क्या है, आप 4 कदम आगे बढ़ते हैं और 3 कदम पीछे आए थे. आप जी बिल्कुल इतना कंफ्यूजन करते हैं. आप कैपिटल गेन्स टैक्स अबॉलिश किए, लेकिन आप और कोई गाइडलाइन दे दें कि ये बिजनेस इनकम भी हो सकता है. बिल्कुल. मतलब नहीं, तो ये बात बिल्कुल सही है कैपिटल गेन्स टैक्स में, उसमें वो जो बिजनेस. जी नहीं, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट आप दोनों ने हाईलाइट किया कि ये एक ऐसा कसौटी हो गई है जिस पर साफ अनएम्बिगुअस पोजीशन क्लियर होना इस बजट में बहुत जरूरी है. हालांकि बहुत सारी चीजों को मिलकर के बजट बनता है, लेकिन एक प्रकार से ये टेस्ट केस हो गया है. आइए यहां उमेश रेवनकर साहब को शामिल करते हैं, वो दूसरे मुद्दे पर जो इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट फंड का जिक्र किया अभी कि एक प्रस्ताव शायद ये हो सकता है. आप भी समझते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में नरेंद्र मोदी की सरकार बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस है, इतने बड़े प्रोजेक्ट सोचती है जो नॉर्मली हम लोगों को सोचने में कलेक्टिव साइकी में थोड़ा सा वक्त लगता था कि बुलेट ट्रेन पता नहीं कब करेंगे, सागरमाला पता नहीं कब बनाएंगे, या सरदार पटेल की इतनी बड़ी मूर्ति जो कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से बड़ी हो, ये क्यों सोचना चाहिए? आप समझते हैं कि सरकार इस बार आगे बढ़ करके अपना पैसा देगी, प्राइवेट प्लेयर्स को इन्वॉल्व करेगी, बोलेगी आप पैसा रेज करिए और कुछ फंडिंग का नया तरीका लेकर के आएगी? मुझे लगता है कि बड़ा प्रोजेक्ट के लिए गवर्नमेंट खुद इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट से नहीं होगा. और गवर्नमेंट का कोशिश ये होना चाहिए कि स्मॉलर इन्वेस्टमेंट और पब्लिक को डायरेक्ट कहाँ बेनिफिट होता है वहाँ पब्लिक को पार्टिसिपेशन करना चाहिए, क्योंकि वो जल्दी रिजल्ट मिल जाएगा. इंडिया में ऐसा नहीं कि उतना बड़ा प्रोजेक्ट के लिए बड़ा प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व हो सके. अभी उतना बड़ा हमारे पास कैपेबिलिटी नहीं है और मुझे नहीं लगता कि हम फॉरेन इन्वेस्टर को उसमें लगा सकते हैं.
जी बिल्कुल। आइए यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हमारी चर्चा जारी रहेगी। हम बातचीत कर रहे हैं गुलटेक चंदानी, रामदेव अग्रवाल और अब डीके जोशी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उमेश रेवनकर और नरेंद्रन साहब से। छोटा सा CNBC आवाज पर बातचीत हो रही है। कुछ घंटों के बाद जो बजट मोदी सरकार पेश करेगी, पहला बजट जो वित्त मंत्री अरुण जेटली रखेंगे, वो बैलेंस्ड होगा या बोल्ड होगा या बैलेंस्ड और बोल्ड दोनों होगा। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल है। आइए अब चलते हैं क्रिसिल के चीफ इकोनॉमिस्ट डीके जोशी जी के पास। जोशी जी, आपसे मेरा एक सवाल यह है कि आज जो नंबर वित्त मंत्री ने बताया कि 4.5% फिस्कल डेफिसिट का होगा, उसको देखते हुए ये जो अनुमान है कि शायद इससे थोड़ा सा ज्यादा हो और अगले साल के लिए भी इसके ऊपर का ही कोई नंबर होगा जो सामने आएगा, क्योंकि ग्रोथ पर अगर ज्यादा फोकस रखना है तो डेफिसिट का ये बड़ा नंबर आपको लगता है कि डिस्टर्बिंग होगा हमारे अर्थशास्त्रियों के लिए भी और विदेशी निवेशकों के लिए भी? 4.5 का जो आंकड़ा है, मेरा भी ये मानना यह है कि जो 2014-15 में का जो बजट पेश किया जाएगा, वो फिस्कल डेफिसिट का जो इंटरिम बजट में आंकड़ा दिया गया था 4.1 का, वो फिजिबल नहीं था। बहुत ही एग्रेसिव रेवेन्यू टारगेट्स के बेसिस पे था। तो रियलिस्टिक एस्टिमेट हमारा उस समय भी ये मानना था कि 4.5 के करीब है। तो ये एक रियलिस्टिक एस्टिमेट होगा, ट्रांसपेरेंट एस्टिमेट होगा, तो ये इसको तो मार्केट को वेलकम करना चाहिए। और उसके साथ साथ उन्हें ये बहुत ज़रूरी होगा कि वो मीडियम टर्म के लिए फिस्कल डेफिसिट को कैसे नीचे लाने का प्लान बना रहे हैं, उसके उनको एक रोड मैप देना पड़ेगा और कुछ स्पेसिफिक्स भी देने पड़ेंगे कन्विंस करने के लिए। और अगर इसमें वो जीएसटी का प्रावधान भी रखते हैं तो उसके कारण ऑटोमेटिकली फिस्कल डेफिसिट आगे चलते हुए नीचे आएगा, क्योंकि एक तो जीएसटी के कारण जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगी और दूसरा गवर्नमेंट के रेवेन्यूज़ का पोजीशन भी सुधरेगी। तो ये इस तरह के प्रावधान अगर वो लाते हैं तो अगर फिस्कल डेफिसिट थोड़ा ज़्यादा भी होता है जो इंटरिम बजट में था, तो वो डाइजेस्टेबल होना चाहिए मार्केट्स के लिए और एनालिस्ट के लिए भी। जी बिल्कुल। रेवेन्यू की बात आपने भी कही। एक तो देखिए, बजट के पहले ही कुछ सेक्टर्स के एक्साइज को जो राहत थी उसको कंटिन्यू करके इन्होंने एक संकेत दे दिया। शायद कॉर्पोरेट्स के लिए कोई बहुत बड़ा टैक्स के मामले पे कोई बहुत बड़ी खबरें आए, शायद ऐसा ना हो, लेकिन इंडिविजुअल के मामले में बहुत रुचि है, क्योंकि मुझे लगता है बजट के दिन ये हेडलाइन तो किसी भी सरकार को चाहिए कि आम लोगों को और मध्य वर्ग को एक राहत दी गई है। तो उसमें इनकम टैक्स छूट का जो मसला है उसके बारे में एक चर्चा यह है कि उसको इन्फ्लेशन से जोड़ दिया जाएगा, 2 लाख से बढ़ा करके थोड़ा सा ज्यादा कर दिया जाएगा और कहा जाएगा कि आगे के वर्षों में महंगाई दर को देखते हुए इसको हम एडजस्ट करेंगे। आप समझते हैं कि ये मुमकिन है और ये अच्छा कदम हो सकता है? नहीं, ये मुमकिन तो है, पर मुझे नहीं लगता कि हर साल के लिए लिंक करना पॉसिबल होगा, क्योंकि उससे कॉम्प्लिकेशन आ जाएगी। और कंट्रीज़ में भी होता है, तो 4-5 साल के बाद आप इसको रिवाइज करते रहिए। और जो आप जो एक बेस बनाते हैं वो इस तरह का होना चाहिए कि वो अगले 3-4 साल को भी कवर कर सके। तो बार बार टैक्स में बदलाव जो है वो थोड़ा कंप्यूटेशन के लिए भी डिफ़िकल्ट होता है और उससे थोड़ा क्लैरिटी भी नहीं आती। तो इसलिए टैक्स रेट तो स्टेबल रखना चाहिए और उसको 4-5 साल में आप बढ़ा सकते हैं। हर साल बढ़ाने वाला मुझे थोड़ा सा दिक्कत लगता है इम्प्लीमेंट करना। ओके, लेकिन ये महंगाई से लिंक करने वाला एक विचार हो सकता है कि कल बजट में देखने को मिले। ये अनुमान है, हमको नहीं पता सही या गलत, लेकिन ये अनुमान कई लोग लगा रहे हैं। नरेंद्रन साहब के पास सवाल लेके आऊंगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की फंडिंग के बारे में हमने सवाल पूछा। जॉब को जल्दी से क्रिएट करना बड़ा चैलेंज है। अब कोई ऐसा नहीं है कि मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारे जॉब एक साथ जल्दी क्रिएट हो जाएं। शायद इंफ्रास्ट्रक्चर में भी वक्त लगेगा, हालांकि कंस्ट्रक्शन सेक्टर में कहते हैं कि जॉब जल्दी क्रिएट किया जा सकता है। इसलिए क्या ऐसा एक सुझाव भी हम देखने को हमको मिल सकता है कल कि एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए भी एक खास तरह का फंड बने, सरकार पहले पैसे लगाए, प्राइवेट प्लेयर्स को कहे कि एक छोटी रकम का लोन इतने लाख लोगों को आपको देना है, जाइए बाजार से पैसा उठाइए और इसको शुरू करिए? नरेंद्रन साहब। या अभी एक है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर फंड अभी थोड़ा स्टार्ट हो गया था। उसका अलावा लॉन्ग टर्म फंड्स बैंक के लिए ज़रूरी है, तो हमने भी सजेशन किया था और रिजर्व बैंक का भी आई थिंक उन्होंने अभी ध्यान में रखते हुए बैंक को लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स रेज करने में उन्होंने सुझाव दिया है। उसका साथ थोड़ा इन्वेस्टर को टैक्स फ्री थोड़ा बेनिफिट दिया तो और सेपरेट उसका इंटरेस्ट इनकम को एक्सम्पशन दिया तो द लॉन्ग टर्म फंड आने से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर को लोन देने में काफ़ी सुझाव आ जाएगा। उसका अलावा ये बॉन्ड मार्केट को डेवलप करने से अभी का सभी कॉरपोरेट को और ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लिया होने वालों को
उनको लॉन्ग टर्म रेस करने के लिए उन्होंने बॉन्ड स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए बॉन्ड्स मार्केट से लेके और ये प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट बॉन्ड का डेवलपमेंट भी काफ़ी करना पड़ेगा। उसके अलावा आपने बताया था ये सभी डिपॉजिट कर वालों को अभी एनकरेजमेंट करना जरूरी है। इसके लिए हमारा एक कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम है, उसका अभी 5 साल का डिपॉजिट के लिए बेनिफिट देता है, उसको उन्होंने 3 साल को दिया तो उससे काफ़ी रिसोर्सेज को हम माप अप कर सकते हैं। उसका अलावा हमारा ये टैक्स एक्सक्लूसिवली इंटरेस्ट इनकम का बेनिफिट का एक्सम्पशन है, उसको भी अभी इन्फ्लेशन देखते हुए बढ़ाना पड़ेगा। तो ओवरऑल ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए आपने बताया था, उधर भी अभी SEZ का रिवाइवल का भी एक काफ़ी हमारा कॉमर्स मिनिस्ट्री से चालू बात है, उससे अभी का SEZ है उसमें भी ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है। माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को, एमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स को अभी काफ़ी हमने ऑलरेडी काफ़ी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन देते हैं, उसको भी काफ़ी हम अभी बढ़ाना पड़ेगा। ओवरऑल बैंक सभी का गवर्नमेंट का ये कॉम्प्रहेंसिव प्रायोरिटी है, वो प्रायोरिटी सेक्टर का नॉर्म को भी वो उनका प्रायोरिटी तरह से रूरल और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बढ़ाने के लिए ऐसा सेक्टर को भी ये प्रायोरिटी सेक्टर में ऐड करना पड़ेगा। इसके बारे में भी हमारा रिजर्व बैंक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी आई थिंक सोच में है। जी आइए रामदेव जी, आपके पास भी यही सवाल लेके आना चाहता हूं। एक ओवरव्यू चाहिए कि बेसिकली सरकार को पैसे चाहिए, तो जो फिस्कल हालत है उसमें बहुत ज्यादा गुंजाइश है नहीं, प्राइवेट पैसा लाना है और इक्विटी कैपिटल को लाने के नए तरीके ढूंढने हैं। तो जितनी बातें हो रही हैं और जो अभी तक मोदी जी का खुद का या उनके सरकार के जो बयान रहे हैं उसके आधार पर आप क्या समझते हैं कि एक नया या बड़ा काम इस दिशा में क्या होगा जहां पर कि इक्विटी कैपिटल का एक फ्लड लाया जा सके? इक्विटी कैपिटल पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो लोकल्स हैं वो कम्प्लीटली आउट ऑफ मार्केट हैं। फॉर लास्ट 5 इयर्स किसी ने भी एक भी पैसा बाजार में लगाया नहीं है, और इकोनॉमी बहुत बड़ा हो चुका है। $2 ट्रिलियन का इकोनॉमी है, आपका 110 लाख करोड़ का GDP है, आपका यदि 30% भी सेविंग है तो आपका 30 से 35 लाख करोड़ का टोटल सेविंग्स है। उसमें भी आप 15-20% भी यदि आपका फिनेंशियल सेविंग्स हो तो 5-6 लाख करोड़ होता है। उसमें से एक भी पैसा इक्विटी मार्केट्स में नहीं आता है, क्योंकि जो हालत है इक्विटी मार्केट्स का, जो पूरा का पूरा स्पेकुलेटिव मार्केट बन गया है। यहाँ पर इन्वेस्टर्स के लिए जो सेबी ने बहुत कुछ किया है, मार्केट हैज़ बिकम वेरी सेफ, लेकिन जो एक इक्विटी मार्केट्स के लिए जो सेफ्टी का एक जो एनवायरनमेंट होता है, जो ग्रोथ का एनवायरनमेंट होता है, वो जैसे बनेगा ऐसा पूरा का पूरा इक्विटी मार्केट भी टर्न अराउंड होगा। और हमने देखा है कि 2008 में 8% ऑफ GDP केम इन 1 ईयर, 52,000 करोड़ का इनफ्लो था एक साल में। अभी ऐसा लगता है कि जब सब कुछ सुधरेगा तो 1 से 1.5 लाख करोड़ एक साल में आ सकता है। तो ये जो पावर है सेविंग्स का, यहाँ लोकल सेविंग्स का पावर है, वो उस ऑलमोस्ट जो ग्लोबल सेविंग्स है उसके बराबर का पावर है। तो इसको कैसे यूज़ करें और कैसे इनको जो भी टैक्स लॉज हैं या जो भी और हो सकता है कि जैसे आपका डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है या उसमें आप बदलाव करें, और जैसे 17% 18% आप डिविडेंड देने के लिए मना करते हैं। सिर्फ डिविडेंड ही एक ऐसी चीज़ है जो इन्वेस्टर को मिलता है फाइनली, और उसके ऊपर भी आप उसमें इतना ज़्यादा टैक्स लगाते हैं, वो भी डबल टैक्सेशन है। सो आई डोंट नो, मेरे ख्याल से कुछ हद तक समझना चाहिए इसके बारे में क्या कर सकती है सरकार। जी गुल, आपकी क्या राय है इस पर कि इस प्रकार के इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए, ताकि बहुत पूंजी हम यहीं पर जुटा सकें, कुछ नया बड़ा काम हो सकता है? एक छोटी शुरुआत तो यहां से हो सकती है, जो बड़ी दुखद याद है, राजीव गांधी इक्विटी स्कीम शुरू हुई थी जो पूरी तरह से फ्लॉप हो गई। एक अच्छा आइडिया था लेकिन बैड स्ट्रक्चर था, उसका बुरा स्ट्रक्चर था। आपको लगता है कि 2-5 लाख रुपए के टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट की एक बड़ी शुरुआत करके सेवर्स को इन्वेस्टर्स में कन्वर्ट करने का बड़ा ऐलान होगा कल? एक कभी भी अगर गवर्नमेंट में स्टेबिलिटी आ जाती है जिस तरह से अभी है, वैसे ही लोग कॉन्फिडेंट हैं। अगर आप अभी देखें तो टुवर्ड्स मिस्टर मोदी एंड हिज गवर्नमेंट, पीपल आर वेरी वेरी कॉन्फिडेंट, नॉट ओनली पीपल इन द स्टॉक मार्केट बट पीपल आउटसाइड. They expect a lot of changes. And also if you look at internationally,
he has been welcomed with both arms. Now this has to be turned to a opportunity. To my mind, there is no dearth of money, Sanjay. एक स्टेबल पॉलिटिक्स होना चाहिए और एक स्टेबल पॉलिसी होनी चाहिए, एंड दैट कैन वेलकम एज मच मनी यू वांट फॉर प्रोजेक्ट्स, एंड इंडिया इज वन ऑफ द कंट्रीज विच कैन एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ मनी. प्लस इफ यू सिट एंड थिंक अबाउट इट, रामदेव जी सेड it's a $2 trillion economy. If you take our underground economy, that would be about 2.5 to 3 trillion. Now somehow you have to channelize that also, not to by Inspector Raj, but by some encouragement. Correct. Now if you sit and do all these things, and if you tell the international players that there is no retrospective taxation, we won't follow any stupid changes in our laws, and for 5 years till we are there, we will have stability in our tax structures and things like that. And also if you lay down the policy as to how the infrastructure can be encouraged, like today Britain gave us a line of credit of £1 billion, which is 10,000 crores. Now by that logic, the banks can put in easily 40,000 crores, because there is a 1:5 ratio of debt to equity. That means 50,000 crores एक ही जगह से आपने effectively create कर लिया. If you manage to do that through USA, like you allowed China to set up parks, nobody is going to take away your motherland from here. You allow everybody to come in and start constructing for India, and then you can do whatever you want. Absolutely. और इसकी चर्चा लगातार नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषणों में की है. हम यहाँ पर कल बजट आने वाला है, अपने बहुत ही विशेषज्ञ मेहमानों से ये बात करने की कोशिश करके समझने की कोशिश कर रहे हैं कि की पॉइंट्स क्या होंगे जिस पर उनकी नजर होगी. हमारे साथ हैं गुलटेक चंदानी, DK जोशी, उमेश रेवणकर साहब, S नरेंद्रन साहब और रामदेव अग्रवाल. और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के सांसद और प्रवक्ता जयंत सिन्हा. अभी हम छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद ये समझने की कोशिश करेंगे, हालांकि बजट के पहले जयंत सिन्हा जी से कुछ जानकारी मिले उसकी उम्मीद कम है, फिर भी हम अपनी पूरी मेहनत करेंगे कि बजट की कुछ झलक तो आपको दिखा सकें. छोटा सा ब्रेक. कल जब वित्त मंत्री अरुण जेटली अपना बजट पेश करेंगे तो उसमें मोदी सरकार के इरादों और अरमानों की कैसी झलक मिलेगी, ये हम अपने विशेषज्ञों के साथ जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग किन चीज़ों पर कल नज़र रखें बजट को समझने के लिए. हमारे साथ बीजेपी सांसद जयंत सिन्हा, श्री राम ट्रांसपोर्ट के उमेश रेवणकर, इंडियन ओवरसीज़ बैंक के M नरेंद्रन, मोतीलाल ओसवाल के रामदेव अग्रवाल, मार्केट एक्सपर्ट गुलटेक चंदानी जुड़े हुए हैं इस वक्त, और DK जोशी, चीफ इकोनॉमिस्ट क्रिसिल के, वो भी हमारे साथ हैं. जयंत सिन्हा साहब, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए बहुत शुक्रिया. बड़ा कठिन काम है मेरे पास कि कल के बजट के बारे में आज ही आपसे पता लगा लिया जाए. एक तो लगता है जो हम लोग कन्वेंशनल तरीके से देखते आए हैं बजट को, कि सरकार है तो एक बड़ा अनाउंसमेंट करेगी जो बहुत चौंकाए, बड़ी हेडलाइन बने. मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार इस दबाव से मुक्त है, बल्कि थोड़ी कॉशियसली इसको अवॉइड कर रही है कि हमको एक बिग बैंग अनाउंसमेंट नहीं करना है. रेल बजट में हमको जिस प्रकार की आतिशबाजी चाहिए थी वो देखने को नहीं मिली, और इकोनॉमिक सर्वे से हम आजकल ये अनुमान लगाने में डरते हैं कि उसके बहाने कह दें कि कल का सिग्नल ये है और ये हो जाएगा, क्योंकि पिछले बजट में कई बजटों में ऐसा नहीं हुआ है. इकोनॉमिक सर्वे में कहा कुछ गया और बजट में निकला कुछ. आपसे सिंपल सा सवाल ये है कि महंगाई से और मध्यवर्गीय जो परेशानियां हैं उससे राहत देने के लिए दो काम तो करने पड़ेंगे, कि महंगाई के बारे में एक बड़ा अनाउंसमेंट हो और इनकम टैक्स पेयर को, मिडिल क्लास को राहत देने के लिए कोई छूट दी जाए. क्या होगा छूट के अलावा, महंगाई को कैसे कम करेंगे? नहीं, देखिए, आज संसद में महंगाई पे बहुत लंबा एक बहस हुआ, अच्छा बहस हुआ, और हमारे पक्ष की तरफ से अनुराग सिंह ठाकुर जी ने बहुत अच्छी बातें कही, विपक्ष से भी अच्छी बातें हुई. और जो स्पष्ट हुआ, और जो मैं भी कई लोगों को बता रहा हूं, कि अगर आप महंगाई को देखिए तो महंगाई एक तरफ तो जो प्राइस स्पाइक जो होता है, चाहे वो आप सब्जी वगैरह देख लीजिए या कोई और जैसे मिल्क वगैरह आप देख लीजिए, वहाँ एक प्राइस स्पाइक होता है और वो सीजनल होता है, कभी कभी आता है और चला जाता है. तो उसको थोड़ा संभालना पड़ेगा, और उसको हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से संभाला हुआ है, क्योंकि 70-80 रुपए, 100 रुपए तक प्याज का भाव आया था, हम लोगों ने उसको 25-40 रुपए पे उस पर काबू पाया हुआ है.
साथ साथ फिर लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन की बात आ जाती है, और जो बजट जो कल आएगा वो लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन में मुझे लगता है काफ़ी कुछ ध्यान देगा, और मुझे लगता है कि इस लक्ष्य में हम लोग शायद सफल भी हों, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन जो है वो इकोनॉमी के प्रोडक्टिव कैपेसिटी से जुड़ा हुआ है। अगर इकोनॉमी में प्रोडक्टिव कैपेसिटी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स बढ़ती चली जाती हैं और उसके कारण फिर महंगाई बढ़ती चली जाती है। मुझे लगता है कि कल के बजट में क्या होगा कि एक तरफ तो हमें फिस्कल प्रूडेंस यानी जो आर्थिक व्यवस्था है उसे संभालना है, साथ साथ हमें जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी इकोनॉमी की उसको आगे बढ़ाना है। उसमें आतिशबाजी शायद ना हो, पर जैसे हम लोगों ने रेलवे बजट में दिखाया है कि 5, 6, 8, 9 ऐसे हम मुद्दे लाएंगे जिसमें कि प्रोडक्टिव कैपेसिटी इकोनॉमी की भी बढ़ेगी और उसके कारण महंगाई भी कम होगी। तो इकोनॉमी को एक्सपांड करना या उसकी इफिशियंसी बढ़ाना अगर ये करेंगे और उसमें फिस्कल डेफिसिट थोड़ा इस साल ऊपर दिखे भी तो कोई दिक्कत नहीं है, इस पर कंसेंसस हो जाए हम लोगों में? हाँ बिल्कुल, मुझे इसमें लगता नहीं है कि कोई दिक्कत होने वाली है, क्योंकि इस समय सब लोग इसी पे ध्यान दे रहे हैं कि आप प्रोडक्टिव कैपेसिटी यानी प्रो ग्रोथ आपकी कौन सी योजनाएं होंगी, किस तरीके से आप विकास और तरक्की की ओर आप इकोनॉमी को ले जा सकते हैं, तो इस पे सबकी निगाह है। और मुझे बिल्कुल भरोसा है कि कल जो बजट प्रस्तुत होगा उसमें ज़रूर ऐसे कई मुद्दे होंगे जिसके द्वारा हमें विश्वास और भरोसा मिल सकेगा कि बिल्कुल विकास की तरफ हम लोग और एक नई दिशा की तरफ हम लोग पूरी आर्थिक व्यवस्था को ले जा रहे हैं। बिल्कुल। एक सवाल और पूछूंगा, फिर बाकी मेहमानों का रिएक्शन लेंगे आपकी बातों पर, और वो ये कि जॉब क्रिएशन दूसरा सबसे बड़ा प्लैंक, सबसे बड़ा वादा है। जॉब क्रिएशन के मोर्चे पर सबसे पहले शुरुआती तौर पर जो जल्दी से जमीन पर कुछ होता हुआ दिखे वो इलाका कौन सा होगा, क्या काम हो सकता है? नहीं देखिए, अगर आप थोड़ा इस पे रिसर्च करें, जांच करें, तो आपको एकदम स्पष्ट नज़र आएगा कि जॉब क्रिएशन जो जल्दी से मतलब रफ्तार से आगे बढ़ सकता है वो 4-5 सेक्टर में हो सकता है। एक तो कंस्ट्रक्शन, और मुझे लगता है कि कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर रहेगा जिससे जॉब क्रिएशन ज़रूर अवश्य होगा। दूसरा है टूरिज़्म पे, जैसे रेल बजट में भी आपको पता चला होगा कि वहाँ भी हम लोग कुछ टूरिज़्म सर्किट की बात कर रहे हैं। अगर हम लोग 15, 20, 25 टूरिज़्म सर्किट्स को हम लोग जोड़ दें तो वहाँ भी बड़ा जॉब क्रिएशन होने वाला है। तीसरी बात यह है कि हम लोगों को एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को और एग्रीकल्चरल कैपेसिटी को भी बढ़ाना है। वहाँ आपको कोल्ड चेन में काम करना पड़ेगा, वेयर हाउसिंग में काम करना पड़ेगा, वहाँ भी काफ़ी जॉब क्रिएशन हो सकता है। और चौथी जगह जो मैं कहूँगा वो ये है कि हम लोगों को मैन्युफैक्चरिंग को ज़रूर गति देनी है, तेज़ी देनी है, और मुझे लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग में भी ज़रूर कुछ ना कुछ बजट में होगा। जी बिल्कुल। यहाँ पर एक सवाल मैं फिर से रामदेव अग्रवाल साहब से पूछूंगा, और उसके अलावा जो आपने जयंत सिन्हा साहब से सुना, अगर आप उस पर किसी पॉइंट पर कमेंट करना चाहें तो। नरेंद्र मोदी जी के बारे में फिर वही बात जो इनसे पूछा मैंने, वो यही था कि अंदाज लगा पाना कि उनके दिमाग में क्या है और क्या करेंगे। जो बातें तो कही गई हैं वो बड़ा मुश्किल होता है। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कैसे किया जाए, इसको लेकर के चर्चा ये चल पड़ी थी कि ये सरकार तो यूआईडी को शायद खत्म कर देगी, यूपीए की फ्लैगशिप स्कीम है, इसको क्यों अपनाएगी। लेकिन नरेंद्र मोदी ने बहुत स्विफ्ट तरीके से, निर्णायक तरीके से उसको लागू करने का और आगे बढ़ाने का फैसला किया है। आपको लगता है कि इसी प्रकार से फूड सिक्योरिटी या नरेगा या लैंड एक्विजिशन, इन सारी चीजों को वो इंटैक्ट रखेंगे बल्कि बढ़ाएंगे? रामदेव अग्रवाल जी, मैंने सवाल आपसे पूछा। हाँ जी, हाँ। सो यस, इट लुक्स, मतलब उनका जो स्ट्रैटेजी है, जो भी कॉमन सेंसिकली राइट है, नॉन पॉलिटिकल है। देखिए, आप कल का बजट देखें तो कल का जो रेलवे बजट था कंप्लीट बिजनेस लाइक बजट था, कोई पॉपुलिज्म नहीं था। तो जो भी सही है, जो भी, चाहे वो यूडीआई हो, चाहे एफडीआई हो, चाहे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो, आई थिंक दे विल ट्राई टू मोबिलाइज रिसोर्सेज फ्रॉम ऑल साइड्स, जहाँ से भी आ सके, चाहे डाइवेस्टमेंट हो। सो I think one of the most important thing will be how do you kick start the investment cycle, और उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे। तो और हमारे पास जो सेंट्रल बैंकर साहब हैं, राजन साहब, आई थिंक हिज ग्लोबल एक्सपीरियंस, हाउ डू यू टैप द ग्लोबल सेविंग्स अपार्ट फ्रॉम द इंडियन सेविंग्स, आई थिंक ये सब चीज़ें जो है ये बहुत मुश्किल है अभी बोलने का कैसे होगा।
कल ही मालूम पड़ेगा। लेकिन बहुत ज़्यादा थिंकिंग चल रहा होगा इस बात पर कि कैसे आप 2-3% ऑफ जीडीपी 2-3-4 लाख करोड़ रुपये जुड़ाएं ताकि इकोनॉमी को किक स्टार्ट कर दें। एक बात 6-6.5% में गया, उसके बाद फिर टैक्स बॉयंसी से काफ़ी कुछ काम हो सकता है। तो मेरे ख्याल से ये नरेंद्र मोदी साहब कोई ही विल नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड इफ इट इज गुड फॉर द नेशन। बिल्कुल। आइए उमेश रेवनकर साहब, हम लोग थोड़ी सी चर्चा पहले इंफ्रास्ट्रक्चर पे कर रहे थे। आप क्या समझते हैं कि आपने जो चीजें पहले लिस्ट की उसके अलावा और सबसे बड़ा कंसर्न आपके सेक्टर के हिसाब से या फाइनेंसिंग के हिसाब से सारे प्रोजेक्ट के लिए, और क्या बोल्ड कदम ये उठा सकते हैं? मुझे लगता है कि ये फोकस होना चाहिए मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के ऊपर, क्योंकि मैक्सिमम जॉब क्रिएशन हो जाएगा ये सेक्टर में। मोर देन 50% ऑफ द एम्प्लॉयमेंट यही सेक्टर में अभी है और फ्यूचर में भी वही जॉब क्रिएट हो जाएगा। स्पेशली इंडिया में, इंडिया डेमोग्राफिकली बहुत यंग इंडिया है, सो वी हैव स्किल्ड पीपल, अनस्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड, तीनों को जॉब मिलना चाहिए। इसलिए मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में फोकस करना चाहिए। आप उसके लिए अभी मेन इम्पॉर्टेंट है कि पावर, मैक्सिमम स्मॉल इंडस्ट्रीज का प्रॉब्लम है पावर नहीं है। 60-70% पावर सप्लाई है, बाकी का पावर सप्लाई नहीं है। आप कानपुर आप गए तो आपको मालूम होता है कि लेदर इंडस्ट्री के लिए इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। तमिलनाडु में टेक्सटाइल के लिए पावर नहीं है। आप आंध्रा गए तो पोल्ट्री के लिए पावर नहीं है। तो पावर कम होने से क्या हो रहा है कि सप्लाई साइड में इफेक्ट हो रहा है और सप्लाई साइड इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है। तो और जॉब क्रिएट भी हो जाएगा और ये बहुत सारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट में होगा, एक्टिविटी भी बढ़ेगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये बड़ी चीज़ ये है कि गवर्नमेंट इन्वेस्ट करना चाहिए। सीमेंट का और स्टील का डिमांड बढ़ेगा और सीमेंट और स्टील का डिमांड बढ़ते ही बहुत सारा इंडस्ट्री को बेनिफिट मिलेगा। अब पावर सप्लाई के लिए अभी गवर्नमेंट ने पहला उनका कदम होना चाहिए, कोल का सप्लाई कैसा बढ़ाएंगे। कोल सप्लाई, कोल लिंकेज, कोल का ऊपर प्रॉपर पॉलिसी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और आयरन और माइनिंग का अभी बहुत सारा इश्यूज है, वो कैसा सॉल्व होना चाहिए। ये सब एड्रेस कर दिया गवर्नमेंट ने, प्रॉपर पॉलिसी और डायरेक्शन दे दिया। मुझे लगता है कि इकोनॉमी प्रोग्रेस हो जाएगा ओवर द पीरियड 6 months to 9 months और ओवर द पीरियड नेक्स्ट 4-5 years का एक डायरेक्शन मिल जाएगा। जी बिल्कुल। अभी गुल टेकचंदानी साहब आपके पास आऊंगा। जयंत सिन्हा साहब ने मैन्युफैक्चरिंग, जॉब क्रिएशन के लिए मैन्युफैक्चरिंग पर जोर देने की बात कही, रेवनकर साहब ने एसएमई की चर्चा की। ये नहीं है कि आइदर या और है, दोनों काम होना चाहिए। लेकिन क्या शायद ये पहली बार होगा कि एसएमई सेक्टर को, नए एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए ज्यादा बड़े सिग्निफिकेंट काम किए जाएंगे। जिस तरीके से हम ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग को डिफाइन करते हैं, उससे ज्यादा बड़ी एक्टिविटी हम बहुत छोटे कारोबारियों को बहुत बड़े पैमाने पर समर्थन देने वाले किसी इनिशिएटिव के रूप में देखने जा रहे हैं क्या कल? See, Sanjay, they are all interlinked. SMEs ultimately feed into intermediates, into the large corporates. And see, large corporates have several issues, including transfer pricing. We are the only country where transfer pricing happens at a drop of a hat. जी. I mean, I've been talking to some people abroad, and I think Jayant Sinha Saab also can throw some light. He knows enough people abroad that we are very, very easy on our transfer pricing cases. And ultimately, if you look at the power situation, it is not so much as power plants. I agree that coal is a problem, but interlinkages don't exist. So you can generate power. How do you take it? So you need, transportation of this power. So you need your, connectivity. All that has to happen. It's just not by putting a power plant that you've succeeded. You also have to look at renewable energy now because of whatever the situation on coal is. So obviously give a boost to wind power and to give it to solar power. We are bountiful in solar. And obviously in shale gas policy also has to come through some time going forward. So a lot to be done. It's not just one step. It's many, many, many steps which have to be taken. Be it that they may not happen in the budget, but budget may lay out the policy directive and direction.
And if that happens, then we are pretty happy. If it slowly happens over a period of time. इस बार का बजट, मोदी सरकार का पहला बजट, ट्रेडिशनल तरीके से देखा जाए या न देखा जाए, या एक नई जुबान, एक नया ग्रामर उसमें दिखलाई पड़ेगा, ये पता कल चलेगा। इन विशेषज्ञों के साथ हमारी चर्चा जारी रहेगी। छोटा सा ब्रेक। सीएनबीसी आवाज पर चर्चा हो रही है और हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कल के बजट के हाईलाइट क्या होंगे। ये हम आपको आज बता सके। हम बातचीत कर रहे हैं बीजेपी सांसद और प्रवक्ता जयंत सिन्हा, श्रीराम ट्रांसपोर्ट के उमेश रेवनकर, इंडियन ओवरसीज बैंक के एम नरेंद्रन, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल्स के रामदेव अग्रवाल, मार्केट एक्सपर्ट गुलटेक चंदानी और क्रिसिल के चीफ इकोनॉमिस्ट DK जोशी। अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी जयंत सिन्हा साहब कि आम आदमी की राहत के लिए क्या होगा, हमारे जैसे कॉमन टैक्स पेयर के लिए क्या होगा। तो मैं 2-3 संभावनाएं आपके सामने रख रहा हूं, आप कृपया हाँ या ना में बताएं। आयकर छूट की सीमा स्टैंडर्ड जो है बेसिक 2 लाख से बढ़ाई जाएगी और उसको महंगाई से लिंक किया जाएगा, ये एक अनुमान है। और होम लोन पर ब्याज का जो सिलसिला, उस पर जो छूट है वो सीमा भी बढ़ाई जाएगी। और 5 लाख रुपए अगर हम शेयर बाजार में सीधे लगा रहे हैं तो उसमें टैक्स छूट होगी। ये 3 आइटम होंगे कल के बजट में। ये तो कल ही पता चलेगा संजय जी। ओके, आप इसमें सेफ प्ले करना चाह रहे हैं। तो दूसरा सवाल यह है कि सब्सिडी की कटौती के बजाय सब्सिडी को रैशनलाइज किया जाएगा, यह भाषा हम सरकार से और उनके मंत्रियों से सुन रहे हैं। हम ये मानते हैं कि इसको कम करने का सिलसिला जारी रहेगा, ये आश्वासन चाहिए। जीएसटी इसी बार लागू होगा, इसी बजट में लागू होगा, ये आश्वासन चाहिए। बताइए आप। देखिए, सब्सिडी पे मामला ऐसा है कि इस समय फिस्कल डेफिसिट जो है वो 4.1% पे चल रहा है। 2.3% तो सब्सिडीज ही हैं। तो इसलिए अगर हम लोग को फिस्कल डेफिसिट को कम करना है और फिस्कल प्रूडेंस दिखाना है तो सब्सिडीज पे कुछ ना कुछ कार्रवाई तो करनी पड़ेगी। अच्छा, सब्सिडीज अगर आप देखिए तो 0.8% आपकी फूड सब्सिडीज हैं, 0.8% आपकी फ्यूल सब्सिडीज़ हैं और 0.6% आपकी फर्टिलाइज़र सब्सिडीज़ हैं। अब इन तीनों को किस प्रकार से रैशनलाइज करके इनको रीस्ट्रक्चर किया जाएगा वो तो कल पता चलेगा, पर इस पर कुछ ना कुछ कार्रवाई तो मुझे लगता है करना ही पड़ेगा, क्योंकि 2.3% तो हम लोग संभाल नहीं पाएंगे। जीएसटी की जहां आपने जिक्र की, जीएसटी के साथ तो वित्त मंत्री साहब ने और कई जो हमारे राज्य के वित्त मंत्री हैं उन लोगों ने कहा है कि जीएसटी तो करना ही करना है। जीएसटी में बड़े कम्प्लेक्सिटीज़ हैं, इम्प्लीमेंटेशन आसान नहीं है, तो वो सब अभी उस पर वर्कआउट किया जा रहा है, उस पर काम किया जा रहा है। परंतु मुझे लगता है कि जीएसटी का रोड मैप ज़रूर कुछ ना कुछ पेश किया जाएगा, क्योंकि जीएसटी तो करना ज़रूरी है, ये अनिवार्य है। बिल्कुल। नरेंद्रन साहब, आपसे सवाल यह है कि डिसइन्वेस्टमेंट पर सरकार की राय मोटे तौर पर हमको पता है, काफी साफ साफ उन्होंने बताया है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि एक मेजर्ड कदम के तौर पर इस सरकार ने अगले बजट में कल जो आएगा उसमें एक अच्छा खासा लक्ष्य रख सकती है डिसइन्वेस्टमेंट के लिए? या डिसइन्वेस्टमेंट अभी तो अच्छा, मार्केट भी इम्प्रूव है और दूसरा इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स भी इंडिया का ऊपर अच्छा ध्यान देते हैं और उनका पास काफ़ी पैसा भी पड़ा है। तो अभी PSU का बारे में अभी रिसेंटली सेबी ने भी 25% मिनिमम डिसइन्वेस्टमेंट करने के लिए बोला है। और ऐसा ही तो ये साल में जरूर पहले 60,000 करोड़ का टारगेट रखा है, वो पूरा हो जाएगा। और ऐसा एक वो भी एक होप है, इसको 1 लाख करोड़ तक कभी रेज किया तो काफ़ी कैपिटल और लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए, गवर्नमेंट के लिए काफ़ी सरप्लस आ सकता है। जी जोशी जी, आपसे मेरा सवाल यह है, अभी थोड़ी देर पहले चर्चा हो रही थी फिस्कल कंसोलिडेशन के बारे में। इकोनॉमिक सर्वे में एक शब्द इस्तेमाल किया गया है कि FRBM एक्ट को धारदार बनाना जरूरी है, उसको कठोर बनाना जरूरी है। आपको लगता है कि ये अनुशासन, ये सरकार इस फिस्कल डेफिसिट की बुरी हालत को देखते हुए अपने ऊपर कल ही से लागू करेगी? नहीं, अनुशासन तो लागू करने की ज़रूरत है, पर उसको जो फिस्कल डेफिसिट रिडक्शन होगा या रेवेन्यू डेफिसिट रिडक्शन होगा वो एक पाथ उनको देना पड़ेगा। अभी इमीडिएटली तो बहुत ज़्यादा कटौती नहीं की जा सकती, उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि उसका विपरीत असर पड़ेगा। एक्सपेंडिचर्स ऑलरेडी हम इतने ज़्यादा कम कर चुके हैं कि ओवरऑल एक्सपेंडिचर नहीं काटा जा सकता। एक्सपेंडिचर्स के बीच में थोड़ा सब्सिडीज़ में कटौती करके थोड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा सकते हैं, उस तरह की स्विचिंग हो सकती है। बट आगे चलते हुए किस तरह का पाथ फिस्कल कंसोलिडेशन का सरकार लाने की इच्छा रखती है, वो उनको जाहिर करना पड़ेगा। और
जैसे कि पहले भी हमने पिछला FRBM एक्ट था जिसमें फिस्कल डेफिसिट 3% पे और रेवेन्यू डेफिसिट 0% पे लाने की बात की गई थी, उसी तरह का एक उनको ग्लाइड पाथ बनाना पड़ेगा अगले 3-4 साल के अंदर, और वो अचीव करना ज़रूरी है। और अगर जैसा कि अभी GST की बात हो रही थी, हमारा अनुमान ये था कि अगर GST सरकार लाती है तो वो फिस्कल कंसोलिडेशन का पाथ जो है कम पेनफुल रहेगा। तो मुझे तो लगता है FRBM कल किसी ना किसी रूप में ज़रूर आएगा। जी बिल्कुल। और रामदेव अग्रवाल साहब, आप क्या समझते हैं GST के बारे में कि एक साफ तौर पर लागू करने की शुरुआत होगी या एक समयबद्ध तरीके से कर दिया जाएगा, ये ऐलान होगा, सिर्फ बताया जाएगा? GST का जो रोड मैप है विथ अ डेफिनेट डेट कि भाई 1 अप्रैल 2015 से आ रहा है या 2016 से आएगा, या जो भी उनके डिफ़िकल्टीज़ हैं उसके कारण से भी डेटेड रहेगा, तो क्या क्लियर गोल रहेगा और उससे काफ़ी इंडस्ट्रीज़ को प्लान करने का मौका मिलेगा और लंबी प्लानिंग भी हो सकती है उससे। सो एक डेफिनेट कमिटमेंट फ्रॉम दिस गवर्नमेंट कि DTS इज़ इम्पॉर्टेंट एंड इट इज़ इवन डेटेड कि भाई एक 1 अप्रैल 15 और 30 सितंबर 2015, ऐसा डेट बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल। गुल साहब, आपका क्या अंदाज है? चूंकि हम लोग जब बात करते हैं निवेश चाहिए, प्राइवेट चाहिए, तो FDI पर भी बहुत फोकस करते हैं। इकोनॉमिक सर्वे का भी इशारा है कि डिफेंस में तो ले ही आना चाहिए, रिटेल का तो अभी नाम लेने का मतलब भी नहीं है। आप क्या समझते हैं कि कल बजट में इसके बारे में ऐलान जरूरी है या ये तो आउट ऑफ बजट आइटम है, अलग से भी किया जा सकता है? No, we definitely are needing dollars, and I think जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज सेड maximum governance and minimum government, I think if the government steps away and they allow people freely to do things, and obviously there should be governance as he has said, I think animal spirits will be unleashed, and it's a young country, it can become a destination for a lot of things including manufacturing. So मेरे को ऐसा लगता है कि जिस तरह से उन्होंने बोला है, जो वो इलेक्शन टाइम पे बोल रहे थे, अगर उसी को फॉलो कर लेते हैं, and funny that you asked me this question about FDI. I can narrate to you that संजय जी, जब मैं नौकरी करता था जी, तब हमारे चेयरमैन ने जब यहाँ के ऑफिस को बंद किया तो उसने मुझे जोकिंगली बोला, क्योंकि हमको काफी टाइम लग गया उसका सेबी सर्टिफिकेट लेने में फॉर क्लोजर, तो उसने हमको ये बोला कि हिंदुस्तान में आना तो बहुत डिफिकल्ट था, जाना उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट था। बिल्कुल। So if we can make things easy for people to both come in and come out, that will be very, very well rewarded by the industry, by every foreigner, everywhere else in the world, people will clap for them. बिल्कुल। ये वक्त कम है, लेकिन एकदम छोटा सा कमेंट उमेश रेवनकर साहब का इसी पर चाहूंगा कि बिजनेस बंद करना उतना भी मुश्किल है, चूंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात इन सरकार के मंत्रियों ने लगातार की है। आप समझते हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर कोई बड़ा ऐलान, कोई बड़ा प्रस्ताव कल रखा जा सकता है? प्रस्ताव तो शुरू हो जाएगा, मेरे ख्याल से एक डायरेक्शन तो मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि एकदम उन लोग चेंजेस लाएंगे, लेकिन ये गवर्नमेंट में मुझे लगता है कि एक डायरेक्शन देंगे और एक एनकरेजमेंट होगा बिजनेस के लिए, और लोगों को बिजनेस करना थोड़ा आसान हो करने की कोशिश की जाएगी। जयंत सिन्हा साहब, आखिरी पॉइंट आपके साथ में लेना चाहूंगा, और वो है भ्रष्टाचार और काला धन के बारे में। भ्रष्टाचार के बारे में मेरा ये कहना है कि दिल्ली में जो आम नैरेटिव चल रहा था उसके विपरीत नरेंद्र मोदी ने आधार को जिस प्रकार से फैसला करके अपनी मुहर लगा दी कि इसको तो हम लागू करेंगे ही, नाम शायद इसका बदल जाए, इससे क्या आपको लगता है कि जो दिल्ली का करंट ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थॉट है, ट्रेडिशनल थॉट और जो एस्टेब्लिशमेंट है, दे आर नॉट गेटिंग नरेंद्र मोदी? नहीं, देखिए, भ्रष्टाचार के विषय पे दो स्तर पे देखना पड़ेगा। एक तो आपको देखना पड़ेगा कि जो रिटेल करप्शन जिसको कहते हैं, पेटी करप्शन, मतलब आम जनता के स्तर पे, और वहाँ UID जैसे योजनाओं का बहुत प्रभाव होगा, इसलिए उस स्तर पे तो काम है ही, UID के द्वारा होता रहेगा, और ट्रांसपेरेंसी आएगी, और RTI के द्वारा और भी सब कुछ ये सब खोला जाएगा, और इस कारण मुझे लगता है जो आम जनता के स्तर पे जो भ्रष्टाचार चलता है वो कम होता चला जाएगा। जो दूसरा इशू है, मैं आपको जो दूसरा इशू है, बिल्कुल छोटा सा जवाब, कि काले धन के बारे में बीजेपी के नेताओं ने बातें बहुत की हैं, कल ऐलान भी होंगे, लेकिन इसमें कोई सब्सटेंशियल काम हो पाए, इसमें मुझे बड़ा शक है।
नहीं, सब्सटैंशियल काम तो हो ही रहा है, क्योंकि आपको मालूम है कि कैबिनेट का पहला ही निर्णय ये था कि एक SIT को चालू किया जाए सब काले धन को लाने के लिए, और स्विस गवर्नमेंट के साथ बातचीत चल रही है। इसलिए मुझे लगता है, आप देखिए आगे आगे क्या होता है। ठीक है। पर हमारे जो लोग इस पे काम कर रहे हैं बहुत ही मतलब काबिल हैं, योग्य हैं, और जरूर कुछ ना कुछ कार्रवाई यहाँ तो होगी ही होगी। नई सरकार है और पिछली जो सरकार के बाद आर्थिक स्थिति थी उसको लेकर के पूरे देश में बहुत बहस चली है। इस बार आर्थिक मुद्दों पर बहुत अनुमान लगाए गए हैं। बजट के ठीक पहले हमने कोशिश की कि मेहमानों के इस बहुत ही विशिष्ट पैनल के साथ आपके सामने ये पॉइंट रख सकें, फ्लैग कर सकें कि कल बजट को कैसे देखा, सुना और पढ़ा जाए। सभी मेहमानों का हमारे साथ वक्त निकालने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार।